हमारे साथ चार मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेता। जीवीएल साहब, स्वागत है आपका। संगीत रागी जी हमारे साथ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। रागी साहब, आपका स्वागत है। तस्लीम रहमानी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। रहमानी साहब, स्वागत है। विवेक श्रीवास्तव जी, सीपीआई के नेता हमारे साथ हैं। मैं ये पहले दर्शकों के लिए भी स्पष्ट कर दूं, हमारे मेहमानों के लिए भी, ये अभी खबर आई तो हम इस पर बात कर रहे हैं। हम मेहमानों से जब हमने समय लिया था तो हमने सोचा था कि जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो कश्मीर, बंगाल और केरल से तुलना की उस पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं इस मुद्दे पर आप लोगों की राय जरूर चाहता हूं। बड़ा ज्वलंत मुद्दा इस वक्त ये बन गया है। जीवीएल साहब, अदालत का ये कहना कि कोई इंटरिम रिलीफ हिजाब पहनकर कॉलेज जाने वाली जो लड़कियां चाहती हैं उनको नहीं मिलेगा सोमवार अगली सुनवाई तक, कैसे देखेंगे इसे? नमस्कार सौरभ जी। सुप्रीम हाई कोर्ट का जो भी आदेश होता है हम सबके लिए मान्य होता है। मैं मानता हूं कि इस आदेश, इसका जो अंतरिम जो आदेश है, इंटरिम ऑर्डर जो है हाई कोर्ट का, ये स्वागत योग्य है। और कुछ लोग अपने अधिकार, संवैधानिक अधिकार का हवाला देते हुए जिस प्रकार अपने जिद को कायम रखना चाहते हैं, अपने जिद के आधार पर काम करना चाहते हैं, मैं मानता हूं उनको आज की ऑर्डर से थोड़ा धक्का तो लगा होगा, पर लेकिन प्रदेश सरकार के द्वारा भी किसी प्रकार की परिस्थिति, कठिन परिस्थिति पैदा ना हो, इसलिए सरकार ने भी 3 दिन तक सारे स्कूल और कॉलेजेस बंद किया था। और मैं उम्मीद करता हूं ये सोमवार को जब फिर कोर्ट की सुनवाई होगी और जल्द से जल्द इस विषय में कोर्ट अपना अंतिम फैसला देने की काम करेगी, क्योंकि एक सीमित एक जगह पर हुआ इस प्रकार का जो घटना, यह बेसिकली राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया है। और कई लोग जो मॉडर्निटी के पक्ष में हैं, जो ऐसे इसका समर्थन, हिजाब का समर्थन वैसे नहीं करते हैं, ये केवल और केवल बीजेपी को कोसने के लिए, बीजेपी को टारगेट करने के लिए ये इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। नहीं, लेकिन बीजेपी खुलकर इस मामले में कोई पक्ष तो है नहीं। मैं जीवीएल साहब कह रहा हूं, बीजेपी कोई खुलकर इसमें कोई पक्ष तो है नहीं, आप हैं एक तरफ इसमें खड़े हुए। समझा नहीं मैं, आप दोहराइएगा। मैं कह रहा हूं, आपने कहा बीजेपी को टारगेट करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, तो मैंने कहा बीजेपी खुल करके पार्टी के तौर पर इस पूरे विवाद में कहीं शामिल तो है नहीं, या वो जो काउंटर मोबिलाइजेशन हो रहा है दूसरी तरफ से, जहां भगवा पहन करके लड़के लड़कियां आ रहे हैं, उनके पीछे आपका समर्थन है? नहीं, देखिए ये बिल्कुल एक राजनीतिक साजिश के तहत पूरे मामले को उठाने की कोशिश किया गया, तो इसलिए हम समझते हैं ये इस पे, क्योंकि ये संवैधानिक हवाला देने की बात कर रहे हैं, संविधान की चर्चा हो रही है, तो इसलिए हमको लगा कि बेहतर है ये कोर्ट के हम फैसले के इंतजार करें, कोर्ट, क्योंकि मामला ऑलरेडी सब जुडिस है, तो इसलिए। बट लेकिन एक पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि एक हर जगह का, हर संस्थान का अपने नियम, अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट होती है, जिसका पालन करना बिल्कुल अनिवार्य है। लेकिन इस विषय में बहुत बड़ा विषय बन गया है, अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंच गया है, इंतजार करते हैं हाई कोर्ट का। जी जरूर, लेकिन आपने कहा आप स्वागत करते हैं सुप्रीम हाई कोर्ट के इस फिलहाल इस इंटरिम ऑर्डर, इसे अगर हम कह लें कि सोमवार तक के लिए कोई भी स्टूडेंट जो है वो इंसिस्ट नहीं कर सकता कि वो कोई धार्मिक लिबास पहनकर स्कूल या कॉलेज में जाएगा। रहमानी साहब, आपकी राय? देखिए, मंडे तक तो स्कूल वैसे भी बंद है, मंडे को ही खुलेंगे सुबह स्कूल और दोपहर को इसके हेयरिंग होगी। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आ चुका है और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट भी इंतज़ार कर रहा है कि हाई कोर्ट उसमें कोई अपना ऑब्जर्वेशन या वर्डिक्ट दे दे, तो उसके बाद फिर वो इसको यहाँ पे सुने। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश में क्या हिजाब एक ऐसा इशू है कि जिस पे सारे देश के अटेंशन उस पर मरकूज कर दी जाए? क्या इसके अलावा देश पे इश्यूज नहीं है? आपने अभी बीजेपी की बात की, ये सारे इशू बीजेपी के ही रूल स्टेट में या सेंटर में ही क्यों उठते हैं? सैकड़ों पिटीशन है जो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं, बीजेपी के लॉयर्स की डाली हुई हैं, ये इसी किस्म के मुद्दों को लेके। क्या रोजगार मुद्दा नहीं है? क्या अनरेस्ट मुद्दा नहीं है? क्या नौजवानों के मसाइल मुद्दा नहीं है? क्या बिजली पानी मुद्दा नहीं है? क्या
क्या अडल्ट्रेशन मुद्दा नहीं है कि आप बार बार एक कम्युनिटी को पोक करते हैं, जानबूझ के करते हैं? जब आप रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं, यही हिजाब के मामले में मैं कह रहा हूं कि क्या हमारे सिख भाइयों की टर्बन रिलीजियस नहीं है? क्या वो सिमिलैरिटी को तोड़ती नहीं है? क्या किरपाल ले जाने की इजाजत रिलीजियसली इजाजत नहीं है? क्या वो सिमिलैरिटी को तोड़ती नहीं है? कौन सा बच्चा कृपाण लेकर स्कूल जाता है रहमानी साहब? गया नहीं। कौन सा सिख बच्चा कृपाण लेकर के स्कूल जाता है, मुझे बताइए। ले जा सकता है, छोटे नहीं ले जा सकता, नहीं ले जा सकता, ले जाना चाहे नहीं ले जा सकता रहमानी साहब, बिल्कुल नहीं ले जा सकता। अच्छा, मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन टर्बन एंड केश, बड़े बाल रख के और टर्बन लगा के जाने की इजाजत है ना? बिल्कुल है। फौज में भी है, पुलिस में भी है, हर डिपार्टमेंट में है। क्या वो रिलीजियस नहीं है? नहीं, उसका तर्क यह दिया जाता है कि सिख धर्म के अंदर, सर मैं रोज इस विषय पर आपसे और लोगों से बात कर रहा हूं, बार बार ये तर्क आता है कि भाई फिर सिखों को आजादी क्यों है? जवाब ये दी, जिसका जो उत्तर है वो ये है कि जो सिख समुदाय है, रिलीजन है, उसमें ड्रेस कोड उनके धर्म की स्थापना में निहित है। जब धर्म बना उसी वक्त ये बता दिया गया था कि ये आपकी पहचान है और ऐसे आपको रहना है। ऐसा क्या फंडामेंटल कहीं इस्लाम धर्म में लिखा हुआ है? अब आप कुरान, यस, कुरान शरीफ में सूरह अहज़ाब है, 33वां चैप्टर है, 33rd चैप्टर, उसकी 59th वर्स है, बहुत क्लियर लिखा है, ए नबी अपनी बीवियों, बेटियों और अपनी मुसलमान औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादर डाल के रखा करें ताकि वो पहचानी जाएं और सेफ रहें और सताई ना जाएं। ये कुरान है, हदीस नहीं है, किसी और का डिक्टम नहीं है, अल्लाह का फरमान है एंड ऑर्डर है, ये मैंडेटरी ऑर्डर है। आप इसका एहतराम नहीं करना चाहते और हमें भी नहीं करना। सर फिर इसमें तो फिर हमसे ज्यादा सवाल आप उन बच्चियों पर उठा रहे हैं रहमानी साहब, आप ये सवाल उन बच्चियों पर और उनके माँ बाप पर उठा रहे हैं। मैं उडुपी के उसी स्कूल की बात करूंगा केवल जहां से विवाद उठा, 6 लड़कियां हिजाब पहनकर जाना चाहती थी, 90 मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वहां पर, तो बाकी की जो 84 स्टूडेंट्स हैं आप कह रहे हैं कि वो इस्लाम फॉलो नहीं कर रही हैं। अब मैं आपसे बताता हूं, पहली चीज तो यह कि जो 6 बच्चियां थीं, कल किसी ने इंतहाई किस्म की शरारत करते हुए इस स्कूल से इन 6 बच्चियों के नाम, पते, टेलीफोन नंबर पब्लिक किए हैं और उनको थ्रेट्स आ रही हैं। ये जुर्म है, किसने भी किया है पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, किसने किया, और इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। नंबर 1, नेशनल चैनल पे इसलिए कह रहा हूं ताकि रिकॉर्ड पर आए। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से ये मैंडेटरी है, बहुत सारी चीजें मैंडेटरी हैं। मेरे लिए नमाज पढ़ना फर्ज है, मैं नमाज ना पढ़ूं तो मुसलमान नहीं रहूंगा, लेकिन हजारों लाखों मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते। नहीं, मेरा सवाल रवानी साहब, आपने शुरुआत में एक बात की थी, इसीलिए मेरे को इतनी बात आपसे पूछनी पड़ी आगे। आपने कहा कि क्या इस देश में यही मुद्दा रह गया है और ये मुद्दा क्यों उठता है बार बार, और एक ही धर्म के लोगों के खिलाफ क्यों मुद्दे उठाए जाते हैं? तो मेरा खुद का सवाल यही है, ये मुद्दा किसने उठाया? स्कूल ये कह रहा है कि यही बच्चियां 31 दिसंबर से पहले तक बिना हिजाब के आती थीं। स्कूल में एक ड्रेस कोड लागू है और उसको सरकार ने भी कहा है कि सरकार के डिपार्टमेंट से जुड़े जितने भी स्कूल हैं एजुकेशन के, वहां पर एक ड्रेस कोड लागू होगा और वो सबको मानना पड़ेगा, और यही लड़कियां मानती भी थीं। अचानक से अगर कोई हिजाब पहनना शुरू कर दे तो विषय किसने उठाया, मुद्दा किसने बनाया? देखिए, ये सवाल है, ये एक बड़ा सवाल है और अहम सवाल है। ये कहना एक साइड पर कि ये बच्चियां पहले विदाउट हिजाब आया करती थीं और अब हिजाब का इंसिस्ट कर रही है, ये गलत है। हमने इसकी तस्दीक अपने जरिए से भी की है। ये हिजाब में ही, हिजाब का मतलब बुर्का नहीं होता, 2 चीजें अलग रखिए। बुर्का जो पूरा अबाया है वो इस्लाम में कहीं कंपलसरी नहीं है, लेकिन हिजाब में बालों का ढकना, फेस का ढकना नहीं है, कंपलसरी नहीं है। बालों का ढकना ये यहां तक कंपलसरी है। चेस्ट रवानी साहब, इस पर मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं इस्लाम धर्म का, इसलिए मैं नहीं कह सकता। लेकिन अभी आपने ही जो लाइनें कोट की हैं कुरान से, उसमें भी ऐसा कोई बहुत क्लियरली कोई डिफाइंड हो कि कैसे रखना है और कैसे पहनना है, ऐसा मुझे आपके ही कोट से मुझे तो ऐसा नहीं लगा। बहरहाल और मेहमानों को ला रहा हूं चर्चा के अंदर। आपने कहा ये मैंडेटरी है और हक है हर मुस्लिम बच्ची का कि वो हिजाब पहने या अपना चेहरा सर ढक करके वो कहीं भी जाना चाहे उसको इजाजत मिलनी चाहिए। संगीत रागी जी, मैं एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। जैन संप्रदाय में दिगंबर लोग भी हैं, है ना? इस देश में नागा संप्रदाय भी है। उस संप्रदाय से प्रभावित लोग कल जाकर के स्कूलों में नंगे होकर के जाएंगे, क्या ये लोगों को स्वीकार्य है?
जाना चाहिए, और वो नंगे लोग उन लड़कियों के सामने भी जाने के लिए स्वतंत्र होंगे, वही अधिकार से जाएंगे क्योंकि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। सवाल यह है, योगी जी ने जो बात कही है वो बहुत गंभीर बात है। हम इसको बड़ा एक अलग घटना के तौर पर देखना हम लोग बंद कर दें। जितनी जल्दी वो सोच खुलेगी उतना ही इस देश के लिए भला होगा। जब योगी जी ने कहा कि इस देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, तो ये मानसिकता का सवाल है। कल ये हिजाब से निकला है, कल जाकर के एयरपोर्ट पर उनके लिए आप कॉलेजों के लिए मांगेंगे कि वो नमाज घर हमको मेरे पैदा कर दीजिए, स्कूलों में नमाज के लिए उनको जगह मुकर्रर कीजिए। वो है। और सुन लीजिए, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, धैर्य से सुनिए मेरी बात को। कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि जो सेकुलर डोमेन है, एंड एजुकेशन इज ए सेकुलर डोमेन, और स्टेट चाहे तो उसे कंट्रोल कर सकता है। ये बात हम सबों को ध्यान में रखनी चाहिए। और इस चीज को यदि 2 मिनट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट को जरा किनारे भी कर दें, तो यही सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? 70 साल पहले यह मानसिकता क्यों नहीं थी? 40 साल पहले यह मानसिकता क्यों नहीं थी विभाजन में? मैं फिर ये एक प्रपोजिशन दे रहा हूं, हमारे सोशल साइंस में कहा जाता है थियराइजेशन। जैसे जैसे आजादी के पश्चात मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, दुनिया में रैडिकल इस्लाम का प्रभाव फिर यहां पड़ने लगा है, और वो जो पैन इस्लामिज्म, और हम कुरान के रास्ते पर चलेंगे, हम हदीस के रास्ते पर चलेंगे, हम सरिया के रास्ते पर चलेंगे, ये जो पहचान की लड़ाई है, फिर से इस्लामिक पहचान की लड़ाई भारत में खड़ी हो गई है। आप इसे मानिए या मत मानिए, ये कोढ़ आने वाले दिनों में इसको आपको ये कोढ़ समाज के लिए पैदा होगा। ये मानसिकता के लिए मैं कह रहा हूं, और जब तक आप इसका निदान नहीं ढूंढते हैं साहब, जी एक स्कूल के अंदर कल जाकर के आप अंदाजा लगाइए कि सारे बच्चे जो हैं इन मुस्लिम छात्राओं का बायकॉट करना शुरू कर दें, शिक्षक उनके सामने उनके साथ गलत ट्रीटमेंट करना शुरू कर, डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दें। वो लिखित तौर पर नहीं करेंगे, लेकिन ये आजादी तो उनको होगी कि ये मुस्लिम महिला है, ये मुस्लिम लड़की है। क्या होगा इस स्कूल के वातावरण का, और ये कौन कर रहा है? इसके पीछे ताकतें हैं। जी ठीक, ये वही वो ताकतें हैं जो रेडिकलाइजेशन ऑफ सोसाइटी कर रही हैं। आपकी नजर से, ठीक प्रोफेसर साहब, मैं जरा विवेक जी की राय लेना चाहता हूं। आपकी नजर में अगर ये लड़कियां बच्चियां जो हैं, अगर ये अपनी धार्मिक लिबास को पहनकर स्कूल जाने को अपना हक बताती हैं, तो आपको लगता है कि ये ग्रोइंग रेडिकलाइजेशन के लक्षण हैं? विवेक जी, आज भी लेफ्ट के स्टूडेंट्स और यूथ फेडरेशन के बच्चे कर्नाटका में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आज भी उनको कर्नाटका में रोका गया था, उस स्कूल के पास आगे जाने नहीं दिया गया था। तो हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। नंबर 1, इट इज द क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम, कि एक लड़की क्या पहनना चाहती है, क्या खाना चाहती है, इसकी उसको आजादी होनी चाहिए। नंबर 2, 3 केसेस पहले इस किस्म के आए हैं हमारे देश के अंदर, जिसमें 2 की रूलिंग ये हुई है कि हिजाब एंड बुर्का आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। तीसरे की रूलिंग ये हुई है दैट दिस कैन नॉट बी एप्लीकेबल इन केसेस ऑफ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस वेयर, जैसे आपका हो गया साहब सिक्योरिटी की बात हो गई आपकी, या कुछ ऐसे महकमे हो गए, उसके अंदर तो ऑर्गेनाइजेशन कैन ओवर रूल इट अप। तीसरी चीज फ्रांस के अंदर, ये पुराने मैं आपको बता रहा हूं केसेस जो हमने स्टडी करवाया जब ये इशू था। तीसरी चीज, फ्रांस के अंदर सिख बच्चों को टर्बन के ऊपर ऑब्जेक्शन था, सिंबॉलिक किरपान के ऊपर ऑब्जेक्शन था, और वहां पे हम लोगों ने अपने सोशलिस्ट जो वहां के ऑर्गेनाइजेशन से उनके थ्रू प्रोटेस्ट करवाया कि माइनॉरिटी सिख्स और माइनॉरिटी हिंदूज के खिलाफ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये उनका इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन है। तो कहीं ना कहीं देखिए आपको इसको मानना पड़ेगा। जहां तक संगीत रागी जी की बात रेडिकल इस्लाम की हो गई, लेट मी बी वेरी क्लियर, आपके 14% मुसलमान हैं। 1947 से लेकर के आज तक 90% IAS, IPS, MP, मिनिस्टर, कलेक्टर, स्कूल का टीचर, क्लर्क, रेलवे टिकट चेकर, हम अपर कास्ट हिंदूज में से ही रहे। बड़े कम दलित और ओबीसी पिछले 15 साल में उभर के आए हैं, और मुसलमानों की तो स्थिति बड़ी बिछड़ गई। तो इस देश का बेड़ा गर्क हमारी कम्युनिटी ने किया है भ्रष्टाचार कर करके।
हर जगह चोरी, हर महकमे में चोरी, तो उसको सुधारें तो देश चढ़ जाएगा। ठीक है। मुसलमानों को विक्टिमाइज करने से राष्ट्रवाद नहीं होता। ये मुसलमानों का विक्टिमाइजेशन है। मैं केवल एक चीज आपसे क्लियर करना चाहता हूं, फिर जीवेल जी मैं आपके पास आया। विवेक जी, आपने कहा कि यह हक होना चाहिए हर महिला का, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, कि वो क्या पहनना चाहती है। यहां मैं थोड़ा सा इसको अलग करना चाहता हूं, थोड़ा सा इसमें एक बारीकी ढूंढें कि हम, कोई भी ये नहीं कह रहा है कि सड़क पर चलती लड़की या महिला बुर्का पहने है तो वो उसका हक है या नहीं है। ये सवाल किसी ने नहीं उठाया, वो उसका अधिकार है और कोई रोकता भी नहीं है। इन लड़कियों को भी स्कूल के बाहर ये कुछ भी पहने कोई नहीं रोकता, बात केवल स्कूल के अंदर की है। सुने सर, मैं तो 10 सेकंड लूंगा। राम सेना ने बेंगलोर के अंदर जाकर के पब में से हिंदू लड़कियों को, जो आईटी प्रोफेशनल है, घसीट के निकाला। गलत किया, अपराधी हैं, जेल में डालना चाहिए ऐसे लोगों को। तो ये कंजर्वेटिव मानसिकता से बाहर निकलिए। अगर हम हिंदू है, हनुमान चालीसा मंगलवार को पढ़े या ना पढ़े, इट्स योर चॉइस। आप मुसलमान है, कोई वो महिला हिजाब पहने। मैं एक सेकंड विवेक जी, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कंजर्वेटिव। जो लोग आपने कहा पब में से बैंगलोर में लड़कियों को निकाल करके पीटा था, वो कंजर्वेटिव थे, मैं मानता हूं। मैंने तो पहले कहा अपराधी थे, कंजर्वेटिव से बढ़कर। लेकिन कोई अगर इंसिस्ट कर रहा है कि मैं बुर्का पहनूंगी, मैं हिजाब पहनूंगी, तो वो कंजर्वेटिव नहीं है, वो लिबरल है। ये परिभाषा क्या है कंजर्वेटिव और लिबरल की? ऐसा है, बात ये, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि सारी औरतें जाकर के बियर पीना शुरू कर दें। अरे भाई, आप मिक्स क्यों कर रहे हैं? आप दो अलग अलग विषयों पर जा क्यों रहे हैं? मैं तो एक इस विषय पर हूं। आपने जिस विषय का जिक्र किया था हिंदू सेना वाला, मैंने उसका जवाब दे दिया आपको। सर, एक मुसलमान महिला हिजाब पहनना चाहती है या नहीं, इट इज हर चॉइस। तो ये भी रागी जी के सवाल का जवाब दीजिए। एक दिगंबर जैन बच्चा नंगा घूमना चाहता है, ये उसका राइट है? हाँ, मैं बता देता हूं आपको सर, इनको शायद ज्ञान नहीं होगा। आप मुझे बता दीजिए, सड़क पे कितने दिगंबर जैन कॉमन आदमी आपको नंगे दिखते हैं? अरे बताइए, वो अगर वो कोई घूमना चाहे तो वो उसका राइट है। कल को कोई दिगंबर जैन बच्चा कहे कि मैं बिना कपड़ों के स्कूल में जाऊंगा, उसका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। वो उनके गुरु घूमते हैं, उनके गुरु तो घूमते हैं, स्कूल में घूमते हैं, उनके गुरु स्कूल में घूमते हैं। नहीं कहा, इट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजन। व्हाई नॉट? दिगंबर जैन का इंटीग्रल पार्ट है। तो दीक्षा ले लेता है, ये उसके लिए। अरे दीक्षा लेने के बाद भी अगर वो जाना चाहे, दीक्षा लेने के बाद वो स्कूल में पढ़ना चाहता है, तो वो जा सकता है बिना कपड़ों के। नहीं, वो ठीक है, आप पिटीशन डालिए, कोर्ट डिसाइड करेगा, मैनेजमेंट कमेटी डिसाइड करेगी। कैसे अलग अलग नियम कैसे बना लेते हैं आप सबके लिए? एक बार जीवीएल साहब, बहुत देर से इंतजार करें। जीवीएल साहब, मैं रहमानी साहब मैं आ रहा हूं, इनकी बात सुन के मुझे आपसे बहुत सारी बात करनी है। क्लियर कर देता हूं, ये दिगंबर जैन जो हजरात हैं, ये प्रीस्ट होते हैं, ये पूजनीय, ये तो गुरु के समान होते हैं, ये स्टूडेंट थोड़े ही है। ये पूरी की पूरी दिगंबर जैन कम्युनिटी में चंद लोग होते हैं जो हाई लेवल के प्रीस्ट है। ये कहा उससे इक्वेट कर रहा है? ये मैं कह रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं, एक बच्चा है, उसने दीक्षा ले ली, वो दिगंबर जैन बन गया, उसके बाद वो स्कूल में जाना चाहता है। आपके देश का कानून दीक्षा लिए दिगंबर जैन बच्चे को स्कूल में दाखिला लेने से तो रोकता नहीं है, कानून तो नहीं रोकता ना। वो चाहे तो जाके अपना दाखिला करा सकता है, तो क्या आप उसको जाने देंगे? लोगों को आप इंडिया में जानते हैं सर। अरे सर, ये बात आपने की है, आप कर रहे हैं फंडामेंटल पर बात, तो मैं फंडामेंटल पर बात कर रहा हूं। आप लॉजिक की बात कर रहे हैं तो हम लॉजिक की बात कर रहे हैं, नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो इसी स्कूल के अंदर 90 में से केवल 6 बच्चियां हैं जो हिजाब पहनकर आ रही हैं, बाकी 84 तो नहीं जा रही हैं। एक सेकंड, जीवीएल जी। तो सौरभ जी, ये जो अपने धार्मिक अधिकार की जो हवाला दे रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को गलत समझ रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मौलिक अधिकार है अपने धर्म को मानने का, ये धर्म पद्धति को संबंधित है। आप अपने धर्म को कैसे पूजा पाठ कैसा करना चाहते हैं, आपके धार्मिक स्तर की वहां के नियम कानून क्या होना चाहिए, कितने बार आपको ये करना चाहिए, कितने बार आपको पूजा करनी चाहिए, ये सारा आपका निर्णय है। इसमें कोई सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, ना कोर्ट हस्तक्षेप कर सकती। ये है आपका अधिकार। आपका अधिकार ये नहीं है कि मेरे धर्म में ये कुछ भी न पहनूं, ये मेरे धर्म का नया नियम है तो मैं ऐसे ही करूंगा। मेरा धर्म है तो पूरा मैं कवर करके जाऊं, तो मैं प्लेन में भी जाऊंगा, मेरा सिक्योरिटी चेक नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे धर्म के खिलाफ है। मैं अंदर गन लेकर चलूं तब भी आप चेक नहीं कर सकते हो। आप तो ये भी कह सकते हो, मेरे चेहरा नहीं देख सकते हो, मेरा आइडेंटिटी चेक नहीं कर सकते हो, मेरा धर्म की इजाजत नहीं देता है मेरा चेहरा देखिए। ये कोई आपने बनाया है कानून, ये आपके घर तक सीमित है, आपके धर्म तक सीमित है।
आपके पूजा पाठ तक सीमित है, आपके मंदिर तक सीमित है। ये कल जाकर बोलोगे तो मैं प्लेन में बैठूंगा, मेरा कोई चेक नहीं करेगा, आइडेंटिटी चेक नहीं करेगा, आप घर को बैठना पड़ेगा। ये कोई आपका मौलिक अधिकार नहीं है। वैसे ही स्कूल में यूनिफॉर्म है तो सबके लिए नियम होना चाहिए, सबके लिए है भी। यदि कोई इसका नियम का कोई छूट किसी को मिलता है, उसके लिए कोई संवैधानिक या कोर्ट से परमिशन मिलना चाहिए। बट लेकिन इस प्रकार केवल और केवल क्योंकि यूपी में चुनाव हो रहे हैं और क्योंकि महिला बीजेपी की तरफ, मुस्लिम महिला भी बीजेपी की तरफ वोट कर सकती है, ये शायद इनको आकलन हो गया है। क्योंकि ट्रिपल तलाक को भी आप कह रहे थे कल, ये हमारी इस्लाम इजाजत देता है जी सर। बट लेकिन आपके संविधान इजाजत नहीं देता है ना जी। तो महिला और पुरुष के लिए अधिकार नहीं हो सकता है संविधान के तहत। आज यूपी के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली शुरू की और सहारनपुर की रैली में इशारों में हिजाब के मुद्दे का हवाला दिया। इस मुद्दे पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर मुस्लिम बेटियों को बहका रहे हैं। सुनिए। जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां एक एक 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई, वो बेचैन हो गए। अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई। मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास के आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। रहमानी साहब, सुना आपने प्रधानमंत्री की बात को? कह रहे जानबूझकर मुस्लिम बहनों बेटियों को पीछे रखने के लिए ये सब विवाद खड़े किए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री जी वर्गला रहे हैं पूरे देश को। सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं है। 3 to 5% मुस्लिम वोट बीजेपी को पिछले कई इलेक्शन पे गया। मोदी जी के आने से पहले गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में जाता रहा है या, और इसका मैं साक्षी हूं, मैं इसको प्रमाणित कर सकता हूं। मोदी जी का चेरिज्मा नहीं है। और मोदी जी जिस अंदाज से आज बात कर रहे हैं ये भड़काऊ बात है, मैं इसे भड़काऊ मानता हूं। अभी आप जब आएगा ना 10 मार्च को रिजल्ट देख लीजिएगा, जो 3 to 5 था वो 1% फालतू नहीं होने जा रहा, बल्कि मोदी जी ये कहे कि जो वोट उन्होंने 2017 में लिया है और जो 2019 में लिया है, मैं चैलेंज करता हूं मेंटेन नहीं कर सकते। 40% 2017 में आपने यूपी में वोट लिया, 50% आपने वोट लिया है 2019 लोकसभा इलेक्शन में। लेके दिखा दीजिए मुझे इस मर्तबा। नहीं चलिए ठीक है, वो इलेक्शन की बात, इलेक्शन की वो हो गया अलग। देखिए वो ये कह रहे हैं, नहीं फंडामेंटल बात क्या, आप इलेक्शन को, राजनीति को छोड़ दीजिए, वो तो चुनाव में प्रचार कर रहे थे तो वहां बोले, कहा क्या वो इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम, तो ये जुमला था। हाँ छोड़िए बात सुनिए आरोप ये है कि मुस्लिम बहन बेटी को ये बता करके कि ये हिजाब तुम्हारी आइडेंटिटी है, ये बुर्का तुम्हारी आइडेंटिटी है, ये कह करके उनको आइसोलेशन में रखना, उनको पिछड़ा रखना, उनको मेन स्ट्रीम में ना आने देना, ये है मकसद। नहीं, ये बात हम मोदी जी से नहीं पूछेंगे। मोदी जी एंटाइटल्ड नहीं है इसके लिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, धर्म गुरु नहीं है, इसलिए वो नहीं बताएंगे। और जहां तक हिजाब का ताल्लुक है, आज सारे दुनिया में जाके देखिए, हिजाब पहने हुए औरतें जहाज चला रही हैं, एरोप्लेन फाइटर्स हैं जो जेट फाइटर्स चलाती हैं, जंग के मैदान में भी खड़ी हैं हिजाब पहने हुए औरतें। कहा नहीं है कौन सा एक जिंदगी का शोभा है जिसमें हिजाब वाली एक जवाब मैं रागी जी से इस बात पर चाहता हूं आपकी। ठीक है, आपने इंटरेस्टिंग बात बोली रागी जी। कर्नाटक के असेंबली में कांग्रेस हिजाब के अंदर जाती है। ठीक सर, रागी जी। सौरभ जी मुझे पता हो सकता है वो अफगानिस्तान में हिजाब, मुझे लगता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की महिलाएं
पढ़ने लिखने से तो उनको मना ही किया। और रहमानी जी एक मिनट, रहमानी जी एक मिनट, रहमानी जी एक मिनट, रहमानी जी एक मिनट, नहीं रहमानी जी, आपने जो तस्वीर पेश की है, आपने जो तस्वीर पेश की है, ऐसे भी उदाहरण हैं और जो ये बात कह रहे हैं वो भी सच है। एक सेकंड, आपकी बात तो सुन ली, इनकी भी सुन लीजिए ना। नहीं सारी दुनिया में है, लेकिन मेरे देश के अंदर मौजूद है। एक मिनट, अच्छा सर, मेरा निवेदन है, मेरा समय चला जाता है जी, रागी जी। ऐसा है कि चूंकि अमेरिकन कांग्रेस की बात आई तो मैंने अफगानिस्तान के बारे में बात किया। हो सकता है अरब में महिलाओं को जो है वो फाइटर जेट उड़ाने की इजाजत हो। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या 644 645 ईस्वी के आसपास के पद्धति को आज भी एक मॉडर्न समाज में माना जाए या एक आधुनिक समाज में माना जाए? क्या उसी दकियानूसी को आगे खड़ा किया जाए? उसी दकियानूसी के अनुसार महिलाओं को कैद खाने में बंद करके रखा जाए? मुस्लिम महिलाओं को कपड़े उतार दे, ये एक बड़ा सवाल है। तस्लीम रहमानी, अच्छा रहमानी जी, मैं अभी आ जाऊंगा, आपके बाद ही आ जाऊंगा, लेकिन ऐसे बीच में इंटरप्ट करें। रागी जी की आवाज है। कल तक जो लड़कियां थीं, कल जाकर के ये सारे जगह मैंने कहा कि ये पैटर्न है। यदि आप इसकी इजाजत देंगे तो इसका कोई अंत नहीं है और फिर आपको वही अफगानिस्तान और तालिबान की मानसिकता से जूझना पड़ेगा। ये आज जूझ लीजिए या कल। मैं तो कोर्ट के लिए भी कहता हूं, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है साहब? धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। आपकी धार्मिक स्वतंत्रता एब्सोल्यूट राइट नहीं है। वो सिक्योरिटी, पब्लिक मॉरलिटी और हेल्थ, इन दोनों को लेकर के, इन तीनों का उस पर बंद है, प्रतिबंध है। इन चीजों को सब्जेक्ट टू ये 3 इश्यूज हैं। मैंने आपसे यही कहा कि कल नागा संप्रदाय का कोई व्यक्ति, दीक्षित हुआ व्यक्ति नंगा होकर के मुस्लिम महिलाओं के सामने खड़ा हो जाएगा, स्वीकार करेंगे आप उस छात्र को? करेंगे आप स्वीकार? ऐसी महिलाओं को जिनको हिजाब पहनना है और बुर्के में पढ़ना है, कल क्या भरोसा कि वो टेररिस्ट नहीं हो अंदर से? कल क्या भरोसा जो जाकर के वो स्कूल में बम नहीं फोड़ रहे हो? कल क्या भरोसा जी वो क्या नहीं कर रहे हैं? रागी जी, अब आप भी इस आर्गुमेंट को थोड़ा ज्यादा खींच रहे हैं। रागी साहब, आप भी इस आर्गुमेंट को मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा आगे ले गए। बुर्का पहनने का और टेररिस्ट होने का कोई सीधा कोरिलेशन नहीं है। सुन लीजिए सौरभ जी, मैं वर्तमान की स्थिति के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं इसकी संभावनाओं के बारे में बोल रहा हूं कि आज यदि आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो इसकी संभावना है कल जाकर। अच्छा चलें, ठीक है। कर्नाटक हिजाब विवाद में आज हाईकोर्ट ने कर्नाटक के अब सोमवार तक के लिए कोई भी रिलीफ देने से इनकार कर दिया है उन याचिकाकर्ताओं को जो कह रहे थे कि हिजाब पहनकर स्कूल के अंदर जाने की इजाजत होनी चाहिए। जी विवेक श्रीवास्तव जी, ब्रेक से पहले बात होते होते आतंकवाद तक पहुंच गई। राही जी का कहना यह है कि यह कट्टरवाद का बढ़ता हुआ ट्रेंड है, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है रेडिकल होने के लिए। मेरे ख्याल से देखिए, यह समाज को डिवाइड करने की साजिश है और यहां पे हम हिंदुओं के पास मॉरल राइट नहीं है कि हम उठा करके जाकर के मुसलमानों को जाकर के प्रवचन दें, चाहे हिजाब हो या ट्रिपल तलाक हो। अपने समाज को तो हम सुधारे पहले। मंदिरों के अंदर दलित आज भी पुजारी नहीं बन सकता, यह एक सच्चाई है। दिल्ली के अंदर घूमते आप चले जाइए, डीडीए के पेमेंट घेर घेर के हम लोगों ने मंदिर बनाए। हमारा समाज कमजोर है, हमारा समाज कमजोर है। हम जमीन खरीद करके डीडीए से मंदिर नहीं बनवा सकते साहब। कहा जाता साहब वो तो पेट भर रहा है, गरीब पुजारी हो गया आपका। तो दलितों का उत्थान आप कब करेंगे? आपको तो विवेक जी, आपको तो मुझे तो लगा था आप एथीस्ट होंगे। कम्युनिस्ट तो लोग तो धर्म में मानते ही नहीं ना, कम्युनिस्ट लोग तो धर्म में मानते ही नहीं। क्या रिजर्वेशन? मैं बिल्कुल नहीं मानता धर्म को, लेकिन अगर एक इंस्टीट्यूशन मेरे मुल्क में है जिसमें दलितों को आप पुजारी बनने का अधिकार नहीं देते, कहते साहब सिर्फ ब्राह्मण बनेगा, उसका बर्थराइट हो गया, वही पुजारी है वही चलाएगा। दूसरा, कर्नाटका की सरकार ने और उत्तराखंड की सरकार ने, पहले जो सेकुलर सरकारें थी उन्होंने कहा था साहब मंदिर का कंट्रोल स्टेट करेगा।
कर्नाटक हिजाब विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी डाल दी। उसके अलावा हाई कोर्ट ने सोमवार तक सुनवाई टाल दी है, लेकिन तब तक जो बच्चियां हिजाब पहनकर जाना चाहती हैं स्कूल में, उस पर रोक लागू रहेगी। जीवीएल साहब, जो बातें विवेक श्रीवास्तव जी सीपीआई से कह रहे हैं लगातार, उनका कहना यह है कि बजाय हम ये बार बार जो है किसी मुस्लिम समुदाय से जुड़ा कोई मुद्दा उठाकर उस पर हम बहस करें या उस पर विवाद हो, जो 80% है हिंदू, उस समाज के अंदर जो कुरीतियां अभी भी बाकी हैं, वो बार बार कहने दलित आज भी जो है मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता, और भी बहुत सी चीजें हैं, उनको ठीक करें तो देश जल्दी ठीक होगा। न, विवेक जी को समाज सुधार करने के लिए निकलना है तो कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल कमंडल लेकर निकल जाए देश की यात्रा पर। हम नहीं रोकेंगे, जो करना है करें, लेकिन हम धार्मिक विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। ये कर्नाटक की जो घटना है उस पर बात कर रहे हैं। और विवेक श्रीवास्तव जी को क्या ये शर्म है कि उनकी सरकार, या उनको शर्मगी महसूस होगी तो जब मैं ये बताऊंगा कि उनकी सरकार केरल में कम्युनिस्ट सरकार 10 दिन पहले ऐसे ही एक हिजाब को मना किया था। केरल सरकार ने हाईकोर्ट में दलील देकर के कहा कि स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स उनको इजाजत नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र, क्योंकि ये सेकुलरिज्म पर इस पर वार करता है। ये मैं पढ़ के सुनाऊंगा, ये उनसे मैं जवाब जानना चाहूंगा। इन इट्स ऑर्डर स्टेट होम डिपार्टमेंट से, ये केरला होम डिपार्टमेंट ने कहा है कि इट इज फुल्ली सैटिस्फाइड दैट द डिमांड ऑफ द कंप्लेनेंट टू वेयर हिजाब इज नॉट कंसिडरेबल। इसको हम अनुमति नहीं दे सकते हैं। ऐसे अनुमति देंगे, ऐसे वेवर देंगे तो सिमिलर demands will be made on the other similar forces which will significantly affect secularism of Kerala state। तो केरला स्टेट में तो हिजाब से लोग ये सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता है, पर लेकिन क्योंकि बीजेपी सरकार है कर्नाटक में, हिजाब को अनुमति नहीं मिलने पर सेकुलरिज्म खतरे पे पड़ जाता है। जी सर, मैं जवाब लेता हूं। जीवीएल साहब, आपने जो कोट किया उदाहरण मेरे पास भी है वो, और ये सच बात है कि अभी हुआ है। ये स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट में एक लड़की जो है वो हिजाब और फुल स्लीव्स पहनने की इजाजत चाहती थी, केरल सरकार ने मना कर दिया। हमारे साथ है सीपीआई के हमारे साथ विवेक जी, सुनिए, जहां सिक्योरिटी कंसर्न है वहां कोर्ट ने भी बोला है द स्टेट हैज अ राइट टू ओवरराइड, बट हियर वी आर टॉकिंग ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूल के बच्चे, आपको पता है कितने मुसलमान बच्चे, कितनी मुसलमान लड़कियां पढ़ना छोड़ देंगे इस वजह से? दलित कन्वर्ट हुए थे इस देश के और इस्लाम अपनाया था क्योंकि हम उनको इक्वल राइट्स नहीं दे पाए। आज भी बुरी हालत में है। मैं आपके लिए फिर मैं एक जजमेंट केरला हाई कोर्ट की कोट कर देता हूं। विवेक जी सुनिएगा, विवेक जी प्लीज। 2018 में कर्नाटक हाई कोर्ट की एक बेंच के पास दो बच्चियां गई, उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट स्कूल में फुल स्लीव्स और हेड स्कार्फ पहनकर जाना चाहते हैं। स्कूल की यूनिफॉर्म के अलावा हम ये चाहते हैं कि हमारी फुल स्लीव्स हो और हम हेड स्कार्फ पहने। अदालत ने पेटिशनर्स की दलील, इस अपील को ठुकरा दिया था और उन्होंने यह कहा था, द कोर्ट कंक्लूडेड दैट पेटिशनर्स कैन नॉट सीक द इंपोजिशन ऑफ देयर इंडिविजुअल राइट्स एज अगेंस्ट द लार्जर राइट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इट इज फॉर द इंस्टीट्यूशन टू डिसाइड वेदर द पेटिशनर्स कैन बी परमिटेड टू अटेंड द क्लासेस विद हेड स्कार्फ एंड फुल स्लीव शर्ट। ये इंडिविजुअल राइट से ज्यादा बड़ा राइट उस इंस्टीट्यूशन का, उस संस्था का, यानी उस स्कूल का है। सुने, ये आप ठीक कह रहे हैं, ये जजमेंट मैंने पढ़ी है, लेकिन इसके अलावा तो ये भी जजमेंट आए हैं इसके पहले के, जिसमें कोर्ट ने कहा है दैट वेयरिंग अ बुर्का और हिजाब इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। सो इफ यू अलाउ अदर रिलीजन्स, तो आपको ये कॉन्सेप्ट आप अलाउ करें, जिसको पहनना है पहने, जिसको नहीं पहनना ना पहने। ये आपकी राय है, जैसा आपने कहा। एक अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर देता है सबके लिए, अभी बात एक लिमिटेड बात है स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर, वो भी स्कूल प्रीमाइसेस भी नहीं, क्लासरूम के अंदर। बात क्लासरूम के अंदर क्या पहने क्या ना पहने उस पर है, उतनी लिमिटेड दलील है। अगर इस पर जजमेंट आ जाती है कोई, तो सबको माननी पड़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक मिनट रागी जी देखिए सौरभ जी, सवाल बहुत लिमिटेड है। सवाल लिमिटेड है कि क्या एक स्कूल का वातावरण है जहां हम पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, क्या एक धार्मिक प्रतीकों को लेकर के हम जा सकते हैं? कल कोई शैवधारी जो है वो त्रिशूल लेकर के जाएगा, बोलेगा हमारा तो ये यही है। कल बजरंग बली का आदमी वो बजरंग दल का उसी ढंग, बजरंग बली का कोई इसी ढंग से पहन करके जाएगा वहां पे। इस देश में तो हजारों पंथ और संप्रदाय हैं
वो सारे हिंदू समाज के लोग उसी रूप में जाने। आप जरा एक चरित्र, आप एक जरा विवरण देखिए इस देश का, फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा। नहीं, इसमें रागी साहब इसमें दलील ये जो वो दे रहे थे, पहले भी कह रहे थे कि आप जो कह रहे हैं ये प्रतिक्रिया तो हो सकती है किसी की, लेकिन नेचुरल हमारे देश में ऐसा कोई चलन है नहीं जो आप कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा। तो हमारा कोई नेचुरल चलन देश में ऐसा नहीं है। कोई अगर किसी को उकसाकर या वो कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसा करने लगे तो वो अलग विषय है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। मैंने कहा कि ये जो हिजाब और बुर्का की जो प्रथा है वह भी इस्लामिक प्रतिक्रिया है। मैं फिर यही बात कह रहा हूं कि ये जो हिजाब का जो प्रचलन है, आप 70s में नहीं देखेंगे। आपको एक बहुत बड़ा वाकया बताता हूं। एक बहुत टेलीविजन चैनल पे मैं एक दिन गया और मैं अपने एक स्टूडेंट को, एक मुस्लिम स्टूडेंट को पढ़ाता था। वो पत्रकारिता से जुड़ी हुई थी और वो जीन्स और टी शर्ट पहन करके आती थी। एकाएक मैं उसके लॉबी में बैठा हुआ था, एक बुर्का में पहली हुई महिला आई। मैं अचंभित होकर के खड़ा हो गया। मैंने कहा, अरे तुम इस ड्रेस में? मैंने अंदाजा नहीं लगाया था कि मेरी स्टूडेंट जिसे मैंने पढ़ाया है, उसी अग्रसेन कॉलेज में पढ़ाया है, पत्रकारिता पढ़ाया है, तो ये ट्रेंड क्यों ऐसा हो रहा है? यह भी आप देखिए, ये ग्लोबल ट्रेंड है। पहले ब्रिटेन के अंदर न्यूयॉर्क की सड़कों पर ऐसी चीजें नहीं दिखती थी, लेकिन यह भी एक इस्लामिक प्रतिक्रिया है। कल आप प्रतिक्रिया कर सकते हैं तो समाज का दूसरा हिस्सा क्यों नहीं वो ऐसे ही प्रतिक्रिया कर सकता है? और तब क्या वो 600 जब कुरान की स्थिति थी और हदीस की स्थिति थी, क्या उसी स्थिति को आप प्राप्त कर रहे हैं? ठीक है, मैं एक बार जवाब लेता हूं रहमानी साहब से। आपकी दलील यह है कि दुनिया भर में मुस्लिम समाज जो है वो रेडिकलाइज हो रहा है, कट्टर होता जा रहा है। रहमानी जी। नहीं, ये असल में डरे हुए लोग हैं रागी जी, और इनका पूरा तबका जिससे ये बिलोंग करते हैं, जिस आइडियोलॉजी से, ये खौफजदा लोग हैं। हम नहीं डरे हुए हैं सर, डरना आपको चाहिए तस्लीम जी। तस्लीम जी, आपको डरना चाहिए। डरे हुए हैं, नहीं डरे हुए। इस्लामोफोबिक है और इस्लामोफोबिक होने की वजह से ये सारी हरकतें कर रहे हैं। वरना मैंने आपको जो आयत कोट की कुरान शरीफ की, वो 1400 साल पुरानी है। 1400 साल से प्रथा चल रही है। अभी जब से इन लोगों ने यहाँ पर ये मुसलमान औरतों को टारगेट करना शुरू किया है, बुल्ली सुल्ली करने शुरू किया है, इन्हीं लोगों ने करने शुरू किया, इनके लोग पकड़े गए। जब से धर्म संसद में रेप करने की बात करनी शुरू की गई है, जब से कश्मीर में पोशापुरम में मास रेप किए गए हैं, जब से ये कहा गया है कि बहुएं कश्मीर से उठा के लाओ, जब से निरंजना साध्वी ये कहती हैं कि जाओ मुसलमान बहुएं उठा लेकर तुम आओ, मुसलमान, और जो लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा, एक घर दिया जाएगा, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, तब से तो मुसलमान औरत को हिजाब पहनना और भी जरूरी हो। जो गुमराह हो गई थी औरतें मुसलमानों की, वो रास्ते पे आ गई हैं। गुमराह हो गई थी मतलब क्या? मतलब आपने जो इससे पहले जो आपने कहा वो अलग बात है। साधुओं के कपड़े पहन के टेररिज्म करते हैं। रहमानी साहब, गुमराह हो गई थी, महिलाएं रास्ते पर आ रही है, मैं इसका मतलब समझना चाहता हूं। आपने कहा गुमराह हो गई हमारी महिलाएं रास्ते पर आ रही हैं, मतलब वो जो महिलाएं हिजाब नहीं पहनती थी, बुर्का नहीं पहनती थी, अब पहन रही हैं, तो मतलब अब वो रास्ते पर आ रही हैं, अब वो कुरान पर आ रही हैं। तो मुझे अभी मैं कल से ये देख रहा था, एक सेकंड, अब कल से मैं ये देख रहा था सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीरें आई। पहले का ईरान कैसा था? पहले के ईरान में लड़कियां जो स्कर्ट पहन के घूमती थी, आज वहां पर अगर आप हिजाब नहीं लगाते हैं तो आपको सजा होती है, आपको जेल हो जाती है अगर आप हिजाब नहीं लगाते हैं तो। ठीक, पहले का इराक कैसा था? पहले का इराक कैसा हुआ करता था? अफगानिस्तान कैसा हुआ करता था शाह के जमाने में? वो दौर आप कह रहे हैं कि उस वक्त की महिलाएं गुमराह थी। शताब्दी में जब मुस्लिम रूलर देखिए सौरभ, एक बात आपको हजम नहीं होगी, लेकिन एक सच्चाई मैं आपको बता देता हूं। मैं तो सच बोलता हूं, चाहे मेरे खिलाफ हो। ये बिल्कुल सही है कि 1750 के बाद से और 1920 के बीच में इस्लाम का जो 200 साल का एक दौर गुजरा है, 200-250 साल का, वो सख्त इस्लाम वालों के लिए गुमराही का दौर है। और वो दौर जब जो कोलैप्स है कैलिफेट का, टर्किश कैलिफेट का, उसके बाद रिवाइवल हुआ 1980 में ईरानी रिवॉल्यूशन के बाद। और मैं उससे जोड़ के जब से ईरान कर, जहां औरतों को हिजाब ना पहनने पर जेल में डाल दिया जाता हो, वो इस्लाम का रिवाइवल है।
रहमानी साहब वो इस्लाम का रिवाइवल है? फिर तो तालिबान एक सेकंड, तालिबान और आइसिस, तालिबान और आइसिस ये तो इस्लाम के फाइनेस्ट एग्जांपल होने चाहिए। अब आप मेरी बात को तोड़ रहे हैं। क्या तालिबान और आइसिस इस्लाम का मॉडल स्वरूप है? देखिए, मैं आईसिस और तालिबान की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने ईरानी रेवोल्यूशन की बात की है। आप ईरानी रेवोल्यूशन को आप जोड़ दे सकते हैं। मैं तो ईरानी रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूं। वहां पर लड़कियां प्रोटेस्ट में हिजाब उतार रही हैं आजकल। लड़कियां प्रोटेस्ट में हिजाब उतारती हैं औरतें कि मैं नहीं मानूंगी तुम्हारा कानून। हाँ तो ठीक है, वहां पर उतार रही तो वो ईरान के लोग जाने। अरे आपने अभी कहा कि आपने अभी कहा वो रिवाइवल है इस्लाम का, इसलिए बात हो रही है। यस, रिवाइवल ऑफ। आप तुर्की की सोसाइटी को देखिए, क्या कैसा रिवाइवल हुआ है। मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क ने लाखों कॉपी कुरान शरीफ की जला के मारमरा सी में बहा दी थी। देखा है सर, लाखों कॉपी, और तमाम लाइब्रेरी। ये वो तुर्की है जहां सैकड़ों साल पुरानी चर्च को अभी मस्जिद बना दिया गया। सैकड़ों साल पुरानी चर्च को मस्जिद बना दिया गया वहां पर तुर्की में। वो सैकड़ों साल पुरानी चर्च नहीं थी, वो वक्फ एंडोमेंट के तहत उन्होंने बेची थी। वो चर्च बेचा था और चर्च आज भी बेचे जा रहे हैं। मेरे पास रहमानी साहब आपका अपना स्टेटमेंट है कि वो वहां जो हुआ गलत हुआ। मैंने कहा था, उसी वक्त कहा था जिस वक्त ये हुआ था। मैंने ये कहा था इसकी अब कोई जरूरत नहीं थी, बट ये फैक्ट भी है। रागी साहब मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया, 15 सेकंड में, 15 सेकंड और 15 सेकंड ही बस। रागी जी देखिए जी, सौरभ जी आपने रहमानी जी की नब्ज पकड़ ली, और जो जोगी जी की जो ने कहा था कि आप इस देश को अफगानिस्तान बनाना चाहेंगे, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, अरबिस्तान बनाना चाहते हैं, ये मानसिकता का सवाल है। यदि ऐसी मानसिकता को आपने हवा दी, आग पानी दिया, तो ये देश झुलस जाएगा। ऐसे ये काला धब्बा है। मैं कह रहा हूं, इस्लामिक रेडिकलिज्म की मानवता के लिए काला धब्बा है। जितना संघर्ष करने के लिए आप तैयार रहे। समय चला गया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप लोगों का। रहमानी साहब बहुत शुक्रिया आपके समय का। जीवेल साहब बहुत शुक्रिया। रागी जी आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।